हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आज की इस तूफानी सीरीज का आगाज हम आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज है, ठीक है, उसके साथ में करेंगे। आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए आज गुड न्यूज आ चुकी है। टीआरई 4 की घोषणा विधानसभा के पटल के ऊपर में कर दी गई है और विधानसभा के अंदर में जब ये घोषणा हो चुकी है तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में कुछ भी ऐसे ही नहीं बोला जा सकता। वो एवरीथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड के अंदर में रहती है। चलिए तो फ्रेंड्स, चलिए अब आप भी जो है अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर में तूफान मचा दीजिए। और आज का पूरा सेशन जो है इसके अंदर में भी आप लोगों को तूफानी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। आप ये पहला ही क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इरादे क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो है आप लोगों को प्रिपरेशन होने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जहां भी शेयर कर सकते हो आज जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस ले सके। और एक इंपॉर्टेंट घोषणा भी मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, तो ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित आप सभी उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर में सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। पहला क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए मेरे को। चलिए देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप लोगों में से कई सारे लोग आंसर्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं जयंती पटनायक की, तो जयंती पटनायक जो ये पहली अध्यक्ष थी, फर्स्ट थी। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को और बन गया, ठीक है, +1 एक नंबर आपको मिल गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन थी, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि पहली अध्यक्षा कौन थी, जयंती पटनायक। अभी कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है ना फ्रेंड्स। एक चीज आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पास हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इसका जो एक्ट बना था वो बना था 1990 में। ध्यान से समझिए आप लोग, इसका एक्ट बना था 90 में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, इस आयोग की स्थापना यह हुई थी आप लोगों की जनवरी 1992 1992 के अंदर में, जनवरी 1992 के अंदर में हुई थी। इन दो पॉइंट्स को आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। एक्ट जो है बना था 1990 के अंदर में और स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में, 2 साल के बाद में। जयंती पटनायक जो है फ्रेंड्स इसकी पहली अध्यक्षा बनी थी। ओके, इसके अलावा बता दूं कि अभी पिछली वाली जो अध्यक्षा थी, ठीक है, उनका नाम था रेखा शर्मा, लास्ट नंबर की जो अभी थी अभी, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान के अंदर में है अभी, उनका नाम है विजया के रहाटकर, ठीक है, विजया के रहाटकर, विजया के रहाटकर, ये याद रखिएगा आप लोग। विजया के रहाटकर जो है फ्रेंड्स अभी वर्तमान में है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, विजया, ठीक है, के रहाटकर, रहाटकर। ओके, तो ये है अभी वर्तमान के अंदर में। तो क्या कहीं पे भी ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ऐसे क्वेश्चन कितने लोग करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के कोर्स में इस तरह के क्वेश्चन जहां पर में एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर तरह से आगे रखा जा सके। आंसर इसका नन ऑफ द अबव होगा। जो लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो तैयार रहिए। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन की, बिहार स्टेट, ठीक है, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन, बिहार स्टेट की जो राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष कौन है, अश्वमेध देवी है। अगर बिहार राज्य की पूछ लिया जाए तो मैं क्या लास्ट में आप लोगों से ये पूछूं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कितने लोग तैयार है लास्ट तक पूरा देखने के लिए। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। विजया के राहटकर, सभी लोग लिख दीजिए, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया है। विजया के राहटकर ये जो है फ्रेंड्स 90 नंबर की, 9th नंबर की अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट के अंदर में। पहले रेखा शर्मा थी लेकिन अभी ये विजया के राहटकर है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले ही क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स 910 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर सेशन को लाइक कर दिया है। 3 मिनट के अंदर में हम लोग 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। कितने लोग मानते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इसी वजह से हमने टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में आप लोगों को जो है 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए पिछले वाले एग्जाम्स के। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट आपको दे दिया है। एनसीईआरटी डू यू नो के 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। इमेज वाले सेक्शन में 12,000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए। मुझे लगता है अब तक करीब करीब हम लोग जो है 70,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको टीआरई 4.0 के बैच में प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो विच और आगे में भी और भी हम आपको करेंगे जितना जैसा जैसा हमें लगेगा कि और ज्यादा आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको टॉप 100, टॉप 500 और टॉप 1000 में लेकर आने का। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोस्फियर। अब ये ट्रोपोस्फियर कौन सी होती है ये समझो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर मान लो हमारी पृथ्वी है और ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, आपके हाथ में मोबाइल, ठीक है, इमेजिन करो आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, है ना, सुंदर सी फोटो आपकी बनाया मैंने। नाउ अब जो पहली लेयर है जिसके अंदर में आप हो, ठीक है, सबसे पहली लेयर ये कौन सी वाली लेयर होती है आप लोगों की, ट्रोपोस्फियर। इसको शोभ मंडल कहा जाता है,
ठीक है, शोभ मंडल सबसे पहली वाली लेयर जिसके अंदर में अभी आप हो। तो अभी आसपास वाली हवा जो है उसको कह दो कि ये हवा, अभी जो तुम हो ना, उसको दानिश सर ने और बाकी सारे लोगों ने इसको शोभ मंडल कहा है, अभी मैं शोभ मंडल के अंदर में हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है आप लोगों की, वो होती है आप लोगों की समताप मंडल, समताप। ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल। फिर आती है आप लोगों की थर्ड नंबर की लेयर जिसको आप लोग मध्य मंडल कहते हो, मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंदर में जो है आपका क्या होता है, तापमान सबसे कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाते हो तापमान कम 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 होता जाता है और सबसे कम हो जाता है मध्यमंडल में। ये क्वेश्चन आपके टीआरई के अंदर में आया हुआ है। और आपको बता दूं सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज, टीआरई 4.0 की पेड बैच के अंदर में मैंने आप लोगों से रैंक बूस्टर का वादा किया था एक, और मैं आपको बता दूं कि वो वादा मैं भूला नहीं हूं। रैंक बूस्टर सीरीज जो है आप लोगों की वो स्टार्ट होंगी, और जितने क्वेश्चंस पूछे गए आपके, चाहे आपके जीएस में पूछे गए हो, अगर आप एसएसटी से दे रहे हो पेपर, तो एसएसटी का एक एक पेपर जो आप लोगों का हुआ है, ठीक है, उसके एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। साइंस वाले सेक्शन के अंदर में अगर साइंस मैथ से आप दे रहे हो तो साइंस और मैथ्स के पोस्टमार्टम करेंगे। हिंदी का दे रहे हो आप लोग तो हिंदी जो 80 नंबर का हुआ है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज का हम लोग। ठीक है, ये इसको रैंक बूस्टर सीरीज हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। आज के आज ज्वाइन हो जाइए, आज आप लोगों के लिए 65% ऑफ है, और जो कूपन कोड है आप लोगों का वो है गुड न्यूज, क्योंकि आज आप लोगों को गुड न्यूज मिली है। तो आपका समताप मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बाह्य वायुमंडल आप लोगों का मिलता है आपको। तो आप लोगों से क्या बोला है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो यहां पर में ठीक है, आप जो है यहां से आप समझ लीजिए कि 13 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो आपका क्या होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर है आप लोगों का, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, ट्रोपोस्फियर। ओके, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नहीं, सबसे ऊपरी परत है क्या ये? अरे सबसे निचली परत है यार। ठीक है, हम पृथ्वी से लग कर खड़े हैं ना यहाँ पर में। ओके, यहाँ देखिए आप लोग, सबसे निचली परत है ये, सबसे ऊपरी परत तो आपका एक्सोस्फियर है। तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है। अरे बढ़ता नहीं है भाई, जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाओगे ठंडा होता जाता है। ये पॉइंट अभी के अभी लिखो सभी के सभी बच्चे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं आप लोग तापमान जो है ठंडा होता जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। मैं अभी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आप सभी लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताएंगे। ये पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर सबसे पहली लेयर है, सबसे निचली लेयर, 13 किलोमीटर की इसकी औसत ऊंचाई है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और तापमान जो है वो बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। कब तक? मेसोस्फियर तक, मध्यमंडल तक। अगर आप चाहते हो कि मैं वायुमंडल की परतों का एक लेक्चर ले लूं, ठीक है, मुझे बताइएगा, मैं लेने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल लूंगा वायुमंडल की परतों के ऊपर में रात में। ठीक है, आप लोगों का आज रात 9:30 बजे पेड क्लास के अंदर में आपकी वायुमंडल की परतों का, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल है आप लोगों का फेवरेट। ठीक है, रात 9:30 बजे, तो उससे पहले जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, डीएमआरसी सीआरए के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, जिंदगी की जंग जीत लेंगे जब तक दानिश सर और टीचिंग परीक्षा का साथ हम लोगों के साथ है। शारिक अहमद जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ऐसे ही हौसला रखना है, और हौसले से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप ज्यादा मेहनत कर पाते हो। केवल 6 मिनट के अंदर में हम लोग जो है 2400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, 1299 लाइक्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर में। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट के अंदर में कर देंगे, एक एक बच्चा कमेंट के अंदर में करेगा, या आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, आपकी जिम्मेदारी है इसका आंसर करने की। ठीक है, शोभ मंडल सबसे नीचे वाली लेयर है, ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर की होती है? ठीक है, सेकंड नंबर की जो लेयर है आप लोगों की समताप मंडल, वो 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, और जो मध्य मंडल है फिर वो 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। तो पहले 13 किलोमीटर तक कौन सी आपकी, देखो यहीं पे क्लियर हो गया आप लोगों का, पहले 13 किलोमीटर तक आप लोगों की शोभ मंडल पहली वाली लेयर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है वो अगले 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 13 से खत्म होने के बाद में, और जब तक 50 किलोमीटर तक नहीं आ जाता, समताप मंडल वाली लेयर है। फिर उसके ऊपर में आप जाते जाओ, जब तक 80 किलोमीटर तक नहीं पहुंच जाते तब तक मध्य मंडल रहेगा आपका, उसके बाद में मध्य मंडल। ओके, आज रात में मैं करवाने वाला हूं, और सारे के सारे क्वेश्चन, कम से कम मैं आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा आज, डिफरेंट एग्जाम के पूछे गए नॉलेज कैप्सूल में 50 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, इवन जब गहराई में जाते हैं तो कितना तापमान कम होता है, ऊंचाई पे जाने पे कितना कम होता है, कहां तक कम होता है, क्या चीजें होती है, हर एक चीज, ठीक है, हम लोग करेंगे वहां पर में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज मैंने पढ़ाई हुई ऑलरेडी नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, उसी में का क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर में। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी है आप लोगों की। आपको पता है कि पहले ना एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, पूरी दुनिया में केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था और चारों तरफ में पानी था। ठीक है, इस सुपर जो कॉन्टिनेंट है उसको क्या कहा जाता था? पेंजिया, पेंजिया कहते थे। और ये जो पानी था पूरा आसपास में, इसको कहते थे पैंथालासा। बोल के बताओ,
जैसी स्पेलिंग लिखना है लिखो, देखो गलती होंगी तभी सीखोगे। पेंजिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, पेंजिया। और ये नॉलेज कैप्सूल में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जितने भी पेड स्टूडेंट है वो सभी के सभी जो है उसमें रिवाइज कर लेंगे, और उसमें क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये पेंजिया है, ठीक है। और उसके आजू बाजू में समुद्र जो था उसका नाम था पैंथालासा। ये पेंजिया दो भाग में टूटा, ठीक है। पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले पार्ट को बोला गया आपका यूरेशिया, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। ऊपर वाले को यूरेशिया, ठीक है, और नीचे वाले को गोंडवाना। ये जो थेरी थी आप लोगों की, ये थेरी किसने दी थी? तुम्हारे चाचा का जो लड़का था एक अल्फ्रेड वेगनर, उसने दी थी, ठीक है। तो तुम्हारे चाचा का लड़का अल्फ्रेड वेगनर, इसने ये थेरी दी थी। ओके, अब ये थेरी कब दी थी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पूरा का पूरा आपको पढ़ाया है, 1912 के अंदर में अल्फ्रेड वेगनर ने ये थेरी दी थी, ठीक है। इसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ठीक है, हिंदी के अंदर में अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है इसको, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी इसका नाम आएगा। ओके, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। इसके अनुसार, ठीक है, जो पेंजिया था वो दो भागों में टूटा, ठीक है। एक को यूरेशिया या फिर उसको लॉरेशिया भी बोला जाता था, और नीचे वाला जो भाग था उसको गोंडवाना। तो यूरेशिया, ठीक है, या फिर लॉरेशिया उसको बोलते थे, और नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना। ये याद रखिएगा आप लोग प्लीज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि हमारा भारत जो है फिर गोंडवाना जो है और टूटा, और हमारा भारत ऊपर की तरफ में गया। यहाँ पर मैं आप देख रहे हो, ठीक है। और आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ऐसे, ठीक है, बड़े बड़े आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियोस आज टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर अपलोड होने वाले 20 वीडियोस, ठीक है। हम बहुत दिन से उस पर तैयारी कर रहे थे, और आज आपके लिए 20 एनिमेटेड वीडियोस अपलोड होंगे, जिससे आप आसानी से समझ सके। देखिए, ये टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो गोंडवाना से अलग हुआ था हमारा भारत, जो है किसका पार्ट था? नीचे वाले हिस्से का पार्ट था, गोंडवाना का। और ये भारत जो है लाखों करोड़ों सालों तक जाता रहा, ठीक है, और बाद में यूरेशिया जो है उससे टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। सभी के सभी बच्चे जो है सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, संडे के दिन तैयार हो आप लोग? गदर मचाने के लिए कितने लोग तैयार है? आज अपने आप से वादा कर लो, ठीक है, आज अपने आप से वादा कर लो आप सभी के सभी, कि आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे प्यार करते हो उसके लिए, ठीक है। आपके माता पिता हो सकते हैं, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकता है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने आप पर भरोसा किया हुआ है। जीके जीएस की एक बहुत बड़ी वाली क्लास आपकी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंदर में, टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय, बिहार जीके, बिहार भूगोल और बिहार की जनगणना टेस्ट जो है इसकी आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो टॉप 50 लोग रहेंगे उन लोगों को जो है फ्रेंड्स, आपका हमारा 4 लाख क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है हमारे पास में, ठीक है, उसका एक्सेस मिलेगा टॉप 50 लोगों को इसी लाइव ओनली सेशन के अंदर में। तो संडे के दिन आप लोगों ने जरूर जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, जल्दी बताइए। कृषि, देखिए, खेती करना और मछली पकड़ना किस क्षेत्र के संबंधित है, ये बताइए आप सभी के सभी। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। तो कृषि मतलब देखिए, जो चीजें आप डायरेक्टली नेचर से लेते हो ना, नेचर से जो आप लोग लेते हो चीजें, उसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हो, प्राथमिक, ठीक है, क्षेत्र। देखो, खेती कर रहे हो आप तो आपको जमीन से, नेचर से चीजें मिल रही है। मछली पकड़ रहे हो, ये देखो भाई साहब ये मछली पकड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है भाई, जल्दी निकाल ले या फिर जाने दे उसको, ठीक है। ओके, तो मछली पकड़ रहा है ये भाई साहब, तो आपका ये क्या कर रहा है? नेचर से वो चीजें प्राप्त कर रहा है। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, आप बताइए, खनन करना, माइनिंग करना, माइनिंग में आप क्या करते हो? चीजें निकालते हो, आप सोना निकाल रहे हो, चांदी निकाल रहे हो, च्यवनप्राश, ठीक है, तो आपको जो भी है, ओके, तो आप क्या कर रहे हो? माइनिंग कर रहे हो, तो आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आएगा। तो माइनिंग भी पूछा जाता है, माइनिंग या खनन किस क्षेत्र में आता है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आता है। इसको याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए, सफलता जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सुनिश्चित करनी है तो आप लोगों के लिए सफलता 65, इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए आज 65 और प्लस उन सभी जो है प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस आप लोगों को आज मिल जाएगा, जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज 20 से भी ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है। 9:30 बजे आज मेरी जो है आपकी जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उसके ऊपर में मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, पूरा का पूरा कंटेंट के साथ में। साथ ही साथ आप लोगों को एनसीईआरटी का पूरा जिस मिल जाएगा, एनसीईआरटी के डू यू नो पर आधारित 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। इमेज बेस्ड 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन, जिसके अंदर में बस इमेज पढ़ो और उस पर क्विज, फिर इमेज पढ़ो फिर इस पर क्विज। बहुत मजेदार होता है वो चीज, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, ठीक है, इमेज वाला बेस सेक्शन का। और एनिमेटेड वीडियोस भी आज आप लोगों को 20 से ज्यादा, पहले भी एनिमेटेड वीडियोस रखे हुए हैं और 20 एक्स्ट्रा और डालने वाले आज हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में और धीरे धीरे और ऐड करते जाएंगे,
ठीक है, जब तक कि 100 एनिमेटेड वीडियोस ना हो जाए। और ये सब आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, जितने भी बच्चे आज 12 बजे से पहले एनरोल हो जाएंगे कोर्स में। ठीक है, तो देखिए कालाहारी डेजर्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कहां पर में है, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कालाहारी डेजर्ट कहां पर में है, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में या नॉर्थ अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालाहारी डेजर्ट जो है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, तो कालाहारी डेजर्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कहां पर में मिलने वाला है, ठीक है, ये आपको मिलेगा अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, अफ्रीका के अंदर में, ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में थोड़ा सा ये ऊपर में यहाँ कालाहारी डेजर्ट है। क्या है, कालाहारी डेजर्ट, बहुत फेमस है, कई सारे बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि कहां पर में है कालाहारी। उसके बाजू में नामीब डेजर्ट भी है, नामीब, नामीबिया के अंदर में नामीब डेजर्ट। ओके, तो नामीब डेजर्ट हो जाए, कालाहारी डेजर्ट हो जाए, अफ्रीका के दक्षिणी कोने के अंदर में है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए मैप क्या, ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका दिख गया आपको, यहाँ पर में है कालाहारी डेजर्ट, मिला आप लोगों को, दिख रहा है। विजुअल विजुअल मेमोरी आप लोगों की बननी चाहिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 15 मिनट के अंदर में 3200 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अगर आज 5000 करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐप के अंदर में आज आपको जो टेस्ट मिलने वाली है, आज टेस्ट भी आप लोगों की टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को मैं इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा फिर। ठीक है, अगर 5000 हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो सभी लोग शेयर कर देंगे। नामीब डेजर्ट यहाँ पर में आप लोगों को मिलने वाला है। सहारा डेजर्ट जो है ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर में है। ठीक है, भारत के अंदर में कौन सा है, थार डेजर्ट है। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाता है गोबी डेजर्ट कौन से 2 देशों में फैला हुआ है, क्या कोई बता सकता है मुझे गोबी डेजर्ट कौन से 2 देशों में फैला हुआ है? चलिए जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी। बाकी मैं, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर में भी एक नॉलेज बैंक ले सकता हूँ, नॉलेज कैप्सूल ले सकता हूँ। जितने भी पेड स्टूडेंट है वो हाथ ऊपर करके बता देंगे, क्या आप चाहते हो कि इसके ऊपर में एक नॉलेज कैप्सूल ले लिया जाए 20 मिनट का पेड क्लास के अंदर में, जिससे कि मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज कैप्सूल के अंदर में ये पूरा करवा दूं। भाई आटा कामा से लेकर आप लोगों का पेंटागोनियन है, आपका मोजावे, मोजावे एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का कहां पर में है, और इससे रिलेटेड जितनी भी है आपका ग्रेट विक्टोरियन, जिप्सन, सिप्सन, ये सारे के सारे डेजर्ट पूछे जाते हैं आपसे। गोबी डेजर्ट पूछा जाता है आप लोगों से, आर्कटिक डेजर्ट पूछा जाता है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, वो पूछा जाता है आप लोगों से, तो सारी चीजें आप लोगों को करवा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर, मुझे कॉल वाला फीचर बहुत अच्छा लगता है टीचिंग परीक्षा का। चलो नाइट्रोजन गेमिंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा की टीम पूरी मेहनत करती है इसके लिए आप लोगों का। व्हाट इज द सदर्न कंटिनेंट दैट सेपरेट फ्रॉम पेंजिया कॉल्ड। अच्छा चलिए, अब यहां पर मैं जितने बच्चे ने स्टार्टिंग से देखा होगा वो देखिए आपका 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि एक पेंजिया नाम का सुपर कंटिनेंट था, इसका नाम क्या था, पेंजिया, जो एक ही कंटिनेंट था, और उसके आजू बाजू में जो समुद्र था उसका नाम था पेंथालासा। ठीक है, वो भी करा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन में पेंथालासा, ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाले का नाम था लॉरेशिया, ठीक है, यूरेशिया भी कहते हैं कई बार उसको। ठीक है, अंगारा लैंड भी कहा जाता है उसको, आपको पता है। लॉरेशिया को एक और नाम से जाना जाता है, अगर किसी को ना पता हो तो, लॉरेशिया को। ठीक है, लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, मस्त नाम है ना अंगारा लैंड। ओके भाई, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, बड़े बड़े लोग जो ये भूल जाते हैं, ये स्किप कर जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो इसकी आप लोगों की ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का, अंगारा लैंड उसका नाम, लॉरेशिया का। तो लॉरेशिया को अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो लॉरेशिया और नीचे वाला था गोंडवाना। हमारा भारत जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर बाद में वो जो है लॉरेशिया से जाके टकराया। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वो गोंडवाना लैंड नीचे वाला पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट की बात हो रही है, कौन सा था, पेंजिया से जो टूटा था। ऊपर वाले को लॉरेशिया या अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना कहा जाता था। हमारा भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था। 3500 बच्चों के करीब करीब पहुंच चुके हम लोग 18 मिनट में। एक बार हर बच्चा दबा के शेयर कर देगा ताकि हम लोग 5000 पहुंच जाए। और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी टेस्ट के साथ साथ में। टेस्ट तो मिलेंगी, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आज हर बच्चे ने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों को बताना है एलआईसी जो है उसको कब नेशनलाइज किया गया था, एलआईसी को। ठीक है, ये है आप लोगों का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 3 बैंक्स को मिलाकर की गई थी 1921 के अंदर में। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन मतलब सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने लोगों का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या उनके परिवार का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? ठीक है, तो जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखो तो उसको बताकर आना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुझे पता है तेरा पहले नाम ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था 1955 तक। ठीक है, फिर बाद में 1955 में तेरा नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर लिया गया, और तेरे को राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार ने खरीद लिया पूरी तरह से। उसके एटीएम में से पैसे निकालो तो उसको समझाना
पता है तुझे, मैं पैसे तो निकाल लूंगी, पैसे की कोई बात नहीं है, तेरे पास है ही पैसे, इसमें क्या है। बट लेकिन एक चीज समझ ले, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, तो तेरे को पता होना चाहिए कि तेरा नाम पहले इंपीरियल बैंक था। अच्छा, उससे भी पहले देखो बता दूं, 1921 में तेरे को 3 बैंक से मिलकर बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और इसका नाम बदल के 1955 के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये समझा कर आना उसको भाई, उसको पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले यार उसी को ना पता हो करके। ओके, चलिए। अच्छा, मैंने आप लोगों से एलआईसी का पूछा यहाँ पर, में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए प्लीज याद रखिए, मैक्सिमम लोग जो है इस चीज को नहीं करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अगले साल एलआईसी जो है उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम। किसी का है एलआईसी के अंदर में कोई खाता या एलआईसी खोली हुई पॉलिसी वगैरह, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को किया गया था, 1 सितंबर, ठीक है, 1956। अच्छा, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है वो किसने खरीद लिया? सरकार ने खरीद ली उसकी, उसको सरकार ने खरीद लिया, पैसे देकर, जिसके भी प्राइवेट लोग थे उनको पैसे दे दिया, सरकार ने खरीद लिया। तो एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, एलआईसी का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं ऐसे पढ़ना चाहते हैं? सेशन को लाइक करते रहेंगे और मुझे हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं आरबीआई की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, स्थापना की बात करें अगर हम लोग आरबीआई की, तो ये हुई थी 1935 के अंदर में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को 1934 के कानून के तहत हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था फ्रेंड्स 1 जनवरी 1949 को। प्लीज इसको याद रख लीजिए, हर एक बच्चा लिखेगा आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब सरकार ने इसके 100% शेयर खरीद लिए। बोले आरबीआई पूरी तरह से सरकार का है, ठीक है। आरबीआई में पहले प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ था, सरकार ने सबको पैसे बांट दिए, बोले तुम लोग ले लो अपना पैसा, अभी सरकार का है, सरकार जब चाहे तब जो है ये राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ओके, तो ये चीज याद रखना है, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण जो है वो एलआईसी का सरकार ने खरीद दिया था पूरा शेयर, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1955 को। ओके, मैं पूरी जान लगा दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर में कंजूसी ना करें, लाइक एंड शेयर जो है वो करते रहे जल्दी जल्दी से। क्या हम लोग अगले 5 मिनट के अंदर अंदर में 3,000 लाइक्स को पार कर सकते हैं और 5,000 लाइव कॉन्करेंट को? आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आपको बताना है देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, चांदी का। आप लोगों को प्लीज जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी की, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। भारत के अंदर में चांदी का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के अंदर में आया था। लेकिन एक दो चीजें और बता देता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है, कि राजस्थान जो है ये जिंक का, ठीक है, जस्ता जो है आप लोगों का उसका भी सबसे बड़ा उत्पादक है। लीड, ठीक है, सीसा, लीड जो है उसका भी, ठीक है, इसको बोलते हैं जस्ता, जस्ता। और ये हो गया आप लोगों का सीसा, ठीक है, तो इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक भी राजस्थान ही है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, राजस्थान। अच्छा, सोने के सबसे बड़े रिजर्व कहां पर में है रखे हुए? देखो, सबसे ज्यादा सोना जो है अभी भारत के अंदर में जो निकाला जाता है वो कर्नाटक से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। वैसे बहुत महंगी प्रोसेस है, निकाला जा रहा है वो कर्नाटक से, लेकिन सबसे बड़ा सोने का खजाना कहां पर में गड़ा हुआ है? वो है बिहार के अंदर में, ठीक है। सबसे बड़ा भारत का 44% सोना जो है वो गड़ा हुआ है बिहार में। अभी हम फिर निकाल क्यों नहीं रहे उसको? उसको इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि उसको निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और उसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। तो आगे जाकर हो सकता है कि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो बच्चे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि वो लोग इसको बना ले, ठीक है। चलिए, तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ठीक है, आगे की लाइन, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान जो है फ्रेंड चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2600 से ज्यादा लाइक हम लोगों ने कर दिया, 3800, 1200 केवल हम लोग दूर है। हर बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आप लोगों को बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक है, कौन थे जो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसकी टेस्ट भी आप लोगों को मिलने वाली है।
बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के अंदर में हुआ था आप लोगों का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कहां पर में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? हजारीबाग जेल के अंदर में। तो दिवाली का दिन था, वहां से वो फरार हो गए और फिर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। नेपाल का जो तराई इलाका है वहां चले गए। वहां उन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका आंसर जिसने कर दिया मतलब वो आगे बढ़ रहा है, वो सीख रहा है। कौन से दस्ते की, कौन सा संगठन था जिसकी स्थापना की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी आजाद दस्ता। सभी लोग लिखेंगे आजाद दस्ता। ठीक है, आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। बताओ जल्दी से। आजाद दस्ते की स्थापना 1942 के अंदर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, जेल से फरार होने के बाद में। कौन सी जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से। तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता कौन से आंदोलन के समय में बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, एक दो चीजें और बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप लोगों की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि हीरोइन ऑफ ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की हीरोइन या नायिका किसको कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। लिखोगे सभी लोग, अरुणा आसफ अली इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है आप लोगों की कि खुफिया रेडियो, खुफिया, ठीक है आप लोगों को बताना है कि खुफिया रेडियो जो है ये किसने चलाया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। ठीक है, श्रीमती उषा मेहता, हर कोई लिखेगा यहां पर में जल्दी से। श्रीमती उषा, ठीक है उषा मेहता जो थी, इन्होंने जो है फ्रेंड्स खुफिया रेडियो चलाया था। खुफिया रेडियो मतलब कि चुप चुप आते हुए वो रेडियो का जो है वो प्रसारण करती थी लोगों के पास में। रेडियो के अंदर में वो सिग्नल पकड़ लेते थे। वो पुलिस ढूंढ रही थी उनको कि भाई ये रेडियो चल कहां से रहा है, ऑपरेट कहां से हो रहा है। वो बदलते रहती थी, अपना ठिकाना बदलते रहती थी। ओके चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा एक और चीज है आप लोगों से, क्या और 2 पॉइंट बता दूं आपके काम की चीज है, आप लोगों के काम की, आप लोग बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जब बॉम्बे में, मुंबई जो इसको आज कहा जाता है, वहां पर में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, अगले ही दिन सुबह सुबह 9 तारीख को सुबह सुबह, ठीक है आधी रात को मतलब 12 बजने के बाद में तुरंत गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार के अंदर में इधर में अरेस्ट कर लिया गया, बांकीपुर पटना जेल के अंदर में रख दिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रख दिया गया। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट करके कहा रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, गांधी जी को कहा रखा गया था? जल्दी से कोई बता सकता है? आगा खान पैलेस में, पूना के अंदर में आगा खान पैलेस है, यहां रखा गया था। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखिए जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। वो जब फरार हुए तो उन्होंने कौन सा दस्ता बनाया था? आप लोग कमेंट कर दोगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आजाद दस्ता बनाया था। ओके, इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, हीरोइन कहा जाता है। ठीक है, अरुणा आसफ अली को, और हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण को। वो गाना आया था ना आप लोगों का यार, हीरोइन वो गुलाब जैसा खिलल बाड़ू, ठीक है तू भवरा से मिलल बाड़ू। ठीक है, कोई अगर बता पाए वहां पर में उसकी एक्चुअल वर्डिंग क्या थी, आप लोगों को पता होगा। हीरोइन बा हीरोइन ऐसा समथिंग कुछ गाना था आप लोगों का, बड़ा फेमस हुआ था वो। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है फ्रेंड्स इनको हीरो और मतलब आप दोनों का हीरो हीरोइन वाला मत करना, अलग अलग थे दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, इन लोगों को रखा गया था अहमदनगर के अंदर में। अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर में, अहमदनगर फोर्ट में। ठीक है, अहमदनगर का जो किला था उसको जेल में तब्दील कर दिया गया, वहां रखा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको कहा रखा गया था? अहमदनगर जेल के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल 900 बच्चे हम लोग दूर है फ्रेंड्स 5000 के हमारे टारगेट से। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर जरूर मार देंगे। और मैं आपको बता दूं आज हर किसी के लिए सफलता, ठीक है आप लोगों का इंतजार कर रही है, सफलता 65। आज जितने भी बच्चे इसके अंदर में ज्वाइन हो जाएंगे 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, उन सभी लोगों को जितने भी प्रीमियम कंटेंट है उस सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सफलता आप लोगों की शुरू हो रही है। साथ ही साथ आज मैं आप 9:30 बजे जो है आप लोगों का एक नॉलेज कैप्सूल वाला क्लास भी लेने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स 50+ क्वेश्चन के साथ में करने वाले हैं। उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। प्लस आज 20 से भी ज्यादा आप लोगों के जो है एनिमेटेड वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। साथ ही साथ नॉलेज आपका जो कैप्सूल है वो तो सारा मिलेगा ही, साथ ही साथ रैंक बूस्टर सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। रामबाण इलाज रहेगा आप लोगों का वो, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा का पूरा। और वो आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ फ्रेंड्स, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े हुए,
अभी आप लोगों को मैंने रिवर वाला लेक्चर करवाया, कितने लोग कर रहे हैं रिवर वाला? पेड क्लास के अंदर में रिवर वाला सेशन हमारा चल रहा है। आप लोगों को याद होगा हमने पेड क्लास के अंदर में अभी पढ़ा, ठीक है, कि जो कारगिल है आपका शहर, ये कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? सुरु नदी के किनारे के ऊपर में। सुरु, आज आप देख लीजिएगा क्लास के अंदर में आपको पढ़ाया हुआ है ये, सुरु नदी के किनारे के ऊपर में, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो कारगिल सुरु नदी के किनारे के ऊपर में स्थित है, और ये क्वेश्चन के रिपीट होकर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कारगिल, कारगिल आज कहां पर में है? लद्दाख के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो कारगिल कहां पर में है? लद्दाख के अंदर में है, ठीक है। तो सुरु नदी के किनारे के ऊपर में स्थित है कारगिल, ये दिख रहा है आप लोगों को सुरु नदी। सुरु नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से, हमने पढ़ा है सुरु नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और वो भी कौन से साइड से आकर मिलती है? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये भी याद करवाया आपको, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड, ठीक है, बाएं हाथ से आकर मिलती है। झीलम नदी भी जो है सिंधु की सहायक नदी, ये भी लेफ्ट हैंड साइड की है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से मिलकर आकर मिलने वाली नदी है। लेकिन कारगिल जो है वो आप लोगों का सुरु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही फेमस है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। प्रयाग, प्रयाग जो है फ्रेंड्स, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, इलाहाबाद, ठीक है, आज इसको प्रयागराज के नाम से जानते हो आप लोग, प्रयाग राज के नाम से आप लोग जानते हो। तो प्रयागराज या इलाहाबाद में आपको प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, एक बड़ा सा ऐसा खंबा मिला है आपको, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसके ऊपर में आपको 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें संस्कृत में, ठीक है, किसने लिखवाया था, ठीक है, कौन था इसमें से? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं अगर एक बात करूं, मैं अशोका के समय में, सबसे पहले अशोका का जानकारी आप लोगों को मिलती है इसके अंदर में, अशोका की, ठीक है, अशोका की, अशोका ने ये बनवाया था। उसके बाद में आकर इसमें हर्षवर्धन, आपके समुद्रगुप्त के समय में, ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी पता है हमको कि समुद्रगुप्त के बारे में ये जानकारी किसने लिखवाई थी? उसके दरबारी कवि हरिसेन ने, ठीक है। और फिर बाद में जो है हम लोगों को यहाँ पर में जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है, जहांगीर, जहांगीर के। लेकिन अशोका और जहांगीर के समय में किसने लिखवाया ये नहीं पता। समुद्रगुप्त के बारे में जो है फ्रेंड्स, ये किसने लिखवाया, ये वहां पर में लिखा हुआ है कि ये जानकारी लिखवाई है हरिसेन ने, अपना भी नाम लिखा है उसने, हरिसेन ने, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में 3 राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है, अशोका, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अलग अलग समय में वो उस पिलर पे लोगों ने लिखते गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है, ठीक है। जितने भी लोगों का इसमें योगदान है वो हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग हैं ये 3000 से ज्यादा लोग जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया हुआ है। नाउ तो प्रयाग प्रशस्ति जो है फ्रेंड्स, ये समुद्रगुप्त के जो है बारे में ये जानकारी देती है आप लोगों को काफी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ये आपका, मैंने कल आपको बताया था कि अनुच्छेद 44, ठीक है, इसमें आप देखिए 4 और 4, ठीक है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, समान है ना। देखो 4 और 4 इक्वल है ना, 4 और 4, तो 4 और 4 ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि हमारे भारत में, ठीक है, डीपीएसपी में ये बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि सरकार ने कोशिश करनी है कि भारत में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाए, समान नागरिक संहिता। अच्छा मुझे बताओ कि भारत का पहला राज्य, आजादी के बाद में भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने समान आचार संहिता लागू की है, और देश का वो कितनेवें नंबर का राज्य है? अब आप लोग कहोगे सर आजादी के बाद में पहला राज्य, तो फिर वो तो पहला ही होना चाहिए ना। नहीं, देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि गोवा जो है, आपको बता दूं कि ऑलरेडी उसमें समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था पहले से, पुर्तगालियों के समय से। पुर्तगालियों ने, ठीक है, आप अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों से बना दूं क्या यहाँ पर? गोवा का मुझे बहुत मजा आता है यार, ये इस तरीके से नहीं क्या आप लोगों के लिंक्स बना बना के पढ़ाने में, आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके। गोवा को पुर्तगालियों से आजादी कब मिली थी, कौन सा दिन मिली थी, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, वो भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गोवा के अंदर में पुर्तगालियों के समय से लागू था। अभी जो है ये उत्तराखंड जो है उसमें भी लागू कर दिया गया है, उत्तराखंड की सरकार ने। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, तो गोवा के अंदर में ऑलरेडी लागू था, उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया, तो ये दूसरा नंबर का राज्य है, लेकिन आजादी के बाद का पहला राज्य, ठीक है, जिसने इसको लागू किया है, आजादी के बाद पहला राज्य। गोवा ऑलरेडी लागू था उसमें, तो मतलब उसमें कोई मैटर ही नहीं है। अब थोड़ा सा गोवा की बात आई है तो थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सबके लिए समान कानून लागू होना। हमारे देश के अंदर में अगर आप किसी का मर्डर कर दो, ठीक है, या मैं किसी का मर्डर कर दूं, दोनों को समान रूप से सजा होगी, ठीक है। आप कोई क्राइम करो या कोई और कोई क्राइम करे, उसके लिए इक्वल है। लेकिन ये क्रिमिनल मामले हो गए। सिविल मामले जो होते हैं, जैसे शादी ब्याह वाले मामले, तलाक वाले मामले, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाले मामले, ठीक है, ये ऐसे मामले होते हैं जो सिविल मैटर है, ठीक है।
तो ऐसे सिविल मामलों के अंदर में अलग अलग कानून है सबके लिए, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, पारसीस के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है। तो उन सबको समान करना है, यूनिफॉर्म करना है कि सबको समान रूप से मिले। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता की जो है फ्रेंड्स बात की गई है आर्टिकल नंबर 44 में, कि कोशिश करेंगे हम लोग। नाउ 4400 बच्चे, अच्छा क्या बात है, देखो क्या संयोग है, आर्टिकल नंबर 44 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग और 4400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में अभी मौजूद है। ठीक है, आपको दिख रहा है 4400 से ज्यादा बच्चे मौजूद है। जल्दी जल्दी से करिए हम लोग, ताकि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैंने गोवा के बारे में आप लोगों को बताना था। गोवा पर किसका शासन था, बताओ जल्दी से। एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। गोवा पर किसका शासन था? ठीक है, पुर्तगाल का। ओके, पुर्तगाल ने गोवा के ऊपर में शासन कब किया था, कब इस पर कब्जा किया था? 1510 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1510 से लेकर, ठीक है, 1961 तक, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था सबसे लंबे समय तक। ठीक है, पुर्तगालियों के कब्जे में अगर कोई भारत का या विदेशियों के कब्जे में रहा तो वो था गोवा। ठीक है, गोवा, दमन और दीव। हमने क्या किया, पहले तो रिक्वेस्ट की, पुर्तगाली भाई साहब देखो, अपने को ना, तुम एक तो तुम बहुत दूर रहते हैं हमारे से, यूरोप के अंदर में, उधर में। ठीक है, भारत के अंदर में भारत का हिस्सा है, भारत को वापस कर दो। पुर्तगाल बोला नहीं, हम नहीं वापस करेंगे। ठीक है, हमने फिर से रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने नहीं किया, हमने फिर से रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने नहीं किया, तो फिर हमने रिक्वेस्ट नहीं की, फिर हमने डायरेक्टली ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ठीक है, तो ऑपरेशन विजय के तहत हम लोगों ने क्या किया, गोवा के ऊपर में आक्रमण कर दिया। पूरे तुम्हारी भैंस का अंडा, ठीक है, भारत की वायुसेना को भेजा, उसने जो है जहां पर में पुर्तगाली ठिकाने थे उनके ऊपर में बम गिराए, वहां के लोग जश्न मना रहे, ओ हमारे भगवान लौट आए टाइप का जो है ना, वो तो जश्न मना रहे थे। तो 1961 के अंदर में, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, और इस तरह से 19 दिसंबर 1961 को भारत से 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिल गई गोवा को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, 1510 से लेकर 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। ओके, आज कितने साल हो गए ये पता है आप लोगों को? 451 साल टोटल। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या बात है यार। एग्जामिनर भाई साहब, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज ये क्वेश्चन पूछ लेना कि पुर्तगालियों के कब्जे में कितने साल तक रहा? 451 साल तक रहा, 451 ईयर्स तक। ठीक है, तो कोई अगर एग्जामिनर का रिलेटिव यहाँ देख रहा है लेक्चर, तो प्लीज एग्जामिनर तक ये बात पहुंचा दे कि ये क्वेश्चन भी पूछ ले एग्जाम के अंदर में। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कितने साल तक रहा, बच्चे कैलकुलेट करते रह जाएंगे, टीचिंग परीक्षा के बच्चे आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 84वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एक, ठीक है, ब्लैंक वर्ष के लिए सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 84 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, इसने क्या किया, लोकसभा के अंदर में और राज्य की विधानसभाओं के अंदर में जितनी भी सीटें हैं उसका समायोजन, मतलब कि उसको वापस से हम रिकैलकुलेट करेंगे, उसको बढ़ाना घटाना जो भी करना है, ठीक है, उसको कब तक के लिए उस पर रोक लगा दी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, कितने साल के लिए? तो 25 और साल के लिए लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि ये 84 नंबर का 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया था 2001 में। बात की गहराई को समझो आप लोग, 2001 में आया था। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। इसने 25 साल तक, अगले 25 साल तक विधानसभाओं की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, विधानसभा और लोकसभा की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती? 25 साल कब तक होंगे, कब खत्म हो रहे 25 साल? अरे भाई लो बताओ जल्दी से, 25 साल कब खत्म हो रहे? ठीक है, 25 साल खत्म हो रहे 2026 में। कितना समय बचा है 2026 को? ठीक है, बस आने ही वाला है 2026, अगले साल। तो 2026 तक जो है वो बढ़ा नहीं सकते थे। अब आपको दिखेगा बिहार के अंदर में जो है मतलब 2026 के बाद में जो नेक्स्ट सेंसस होंगी, जो जनगणना होंगी, उसके आधार पर जो है वो संख्या बढ़ेंगी। अभी बिहार के अंदर में विधानसभाओं की संख्या बढ़ जाएंगी, विधानसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बढ़ जाएंगी, महाराष्ट्र के अंदर में बढ़ जाएंगी, हमारे लोकसभा के अंदर में भी बढ़ जाएंगी। कब? इसके बाद जो भी 2026 तक इसको रोक लगाई गई है, 2026 के बाद में जो भी जनसंख्या होंगी उसके आधार पर सीटों में बढ़ोतरी होंगी। तो 2001 में हमने 25 साल के लिए लगा दिया था रोक। ओके, तो कब तक के लिए रोक लगी हुई है, कब तक के लिए समायोजन पर रोक लगी हुई है? ये 2026 तक लगी हुई है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोगों। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपका एरिट्रिया। अभी हाल फिलहाल के अंदर में न्यूज में था, इसी वजह से इसके बारे में बता दूं। एरिट्रिया कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में? और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है ऑलरेडी टीआरई के अंदर में आ चुका है, तो इस वजह से आप लोगों ने याद भी रखना है थोड़ा सा इसको।
ठीक है, आपको बताना है कि एरिट्रिया जो है, ये कौन से जो है कंटिनेंट में है। 182 नंबर का, 182वें नंबर का जो है यूनाइटेड नेशन का कंट्री बना था 1993 में, आजाद होने के बाद में। एरिट्रिया नाम का जो देश है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, अफ्रीका में। बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने आंसर लगाया था यहाँ पर में अफ्रीका? ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में आंसर्स जो है मुझे अभी लगते हुए दिख रहे हैं। आंसर्स अलग अलग लोग अलग अलग आंसर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, डेटा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एरिट्रिया के अंदर में। एरिट्रिया अफ्रीका के अंदर में। देखिए यहाँ पर मैं रेड सी के पास में, आज अभी हाल फिलहाल में फ्रेंड्स न्यूज में था ये, इसी वजह से याद रखना है आप लोगों ने। ये अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर में कितने देश है, देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, अफ्रीका के अंदर में कितने देश है। उन्हीं में से एक है आप लोगों का एरिट्रिया। तो टोटल 54 कंट्रीज है। सबसे ज्यादा कंट्रीज कहां पर में, अफ्रीका के अंदर में सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में 54 देश, उसी में से एक एरिट्रिया है, लाल सागर के पास में। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर में ना एक कैनल है, ठीक है, उस कैनल का नाम बता सकते हो? मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं, मुझे बताइए इस कैनल को, इस नहर को क्या बोला जाता है। एक बार जल्दी से शेयर मार दीजिए फ्रेंड्स, केवल 500 बच्चे दूर है हम लोग 500 के टारगेट से। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, सफलता 65 इस कोड का इस्तेमाल करके आज के आज जुड़ जाइए आप लोग, ASAP जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ताकि ये मौका आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की, इसको इसको स्वेज कैनल बोला जाता है, स्वेज कैनल, स्वेज नहर। ठीक है, जो लाल सागर को कौन से वाले सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है इजिप्ट में, ये इजिप्ट नाम का देश है। ओके, चलिए, तो आप लोगों का एक एक करके जहां जहां पर में जो जो मौका मिलेगा उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ तो यहाँ पर में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, आप सभी लोग बताएंगे, आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, 1200 के चैट रेट से आप लोग आंसर कर रहे हो, और ऐसे ही आंसर भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से, ठीक है, अपनी राजधानी को दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर में शिफ्ट कर लिया था। दिल्ली से दौलताबाद एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है इसकी। दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं दिल्ली में राजधानी थी कुछ समय के लिए, यहां पर मैं दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, राजधानी को शिफ्ट करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ समय के लिए उसने राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, अच्छा भारत के अंदर में जो है आप लोगों को याद रखना है कि जो करेंसी है, ठीक है, जिसको आप लोग सिंबॉलिक करेंसी, या फिर आप लोग जो है आप लोगों का कहा जाता है कि जिसके अंदर में जिस उस सिक्के की उतनी वैल्यू नहीं है जितने की वो सिक्के को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इस तरह की जो करेंसी है जिसके अंदर में उस सिक्के की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी की उसको बताया जा रहा है। ठीक है, किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऐसे सिक्के जिसके अंदर में उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितने की उसको यूज किया जा रहा है। आज भी हम हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स वो सिक्के जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके के सिक्के। ठीक है, जिसको आप लोग टोकन करेंसी के नाम से भी जानते हो, फिएट करेंसी भी बोलते हैं उसको। तो टोकन करेंसी किसने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, टोकन करेंसी जिसमें एक सिक्का है, अब इसको बोला गया कि आप उतने रुपए का इस्तेमाल करो जितने रुपए की उसकी वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सरकार ने बोला है। ठीक है, मतलब या फिर प्रशासन ने बोला है, तो ये टोकन करेंसी कहलाती है आप लोगों की। मतलब चांदी के सिक्के, ये कॉपर का सिक्का दे दिया आपको और बोला कि इसको चांदी के सिक्के की कीमत के बराबर इस्तेमाल करो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे यूज कर ले चांदी के सिक्के के बराबर उसकी कीमत। टोकन करेंसी आप लोगों की। नहीं, 10। ओके, चलिए, एनसीईआरटी बेस्ड था ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, टीम भी पूरी तरह से मोटिवेटेड है। अभी आए थे कि सर कितने देर और चलेगी क्लास, मैं बोला कि चलने दीजिए, अभी यहाँ पर मैं चल रही है तो। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर मैं आप लोग की देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 1674 एडी के अंदर में शिवाजी महाराज ने, ठीक है, उनका राज्यभिषेक कहां पर में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। राज्यभिषेक का मतलब क्या होता है? ठीक है, राज्य अभिषेक मतलब, ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर राज्याभिषेक की बात यहाँ पर में की जाए तो राज्याभिषेक का मतलब होता है आपका कि उन्होंने अपने आप को जो ऑफिशियली राजा घोषित किया, राजगद्दी पर बैठ गए। तो कब उन्होंने किया था, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अधिक संभावना है कौन से साल में किया था और कहां पर में किया था। तो ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर में किया था उन्होंने, ठीक है, राज्याभिषेक, तो याद रखना है आप लोगों ने कि रायगढ़ का जो किला है महाराष्ट्र के अंदर में, यहां पर में उन्होंने किया था इसका, ठीक है, अपना राज्याभिषेक रायगढ़ किले के अंदर में राज्याभिषेक किया था। ओके, तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में, ठीक है, 6 जून 1674 में रायगढ़ किले के ऊपर में हुआ था, रायगढ़ में, महाराष्ट्र में। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ है, बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, आगे में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, 400 हम लोग केवल दूर है हमारे इससे, ठीक है, अब 400 से भी कम दूर है हम लोग, तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग। और जो भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से सफलता 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे में लिंक दी गई है, या फिर अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको जो नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, नीचे में नंबर आप लोगों का चल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में रायगढ़ के अंदर में जो है इनका हुआ था, इनको एम्परर घोषित किया गया था, छत्रपति घोषित किया गया था। अब देखिए आईसीएआर और महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर हर कोई बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से जल्दी से आंसर करेगा। मुझे हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए कमेंट के अंदर में जल्दी से। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर में, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर में आंसर करूँ, उससे अच्छा है कि आप लोग जो है कमेंट के अंदर में इसका आंसर करें, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, कमेंट के अंदर में भी आंसर करेंगे हर कोई बच्चा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी कमेंट के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को हु इस्टेब्लिश कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज के भी नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए सभी के सभी लोग। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सफलता 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों का आज। और ये आज आप लोगों का जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को प्रीमियम कंटेंट भी एनेबल कर दिया जाएगा उनके अंदर में, जो भी बच्चे 12 बजे से पहले इसको एनरोल कर लेंगे। और आज रात 9:30 बजे आप लोगों की नॉलेज कैप्सूल की क्लास है, उसके लिए भी तैयार रहिए आप सभी लोग। ठीक है, और आज 20 से भी ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस, पहले से भी एनिमेटेड वीडियोस डाले हुए, और 20 वीडियोस हम लोग डालेंगे। और हमारा टारगेट है 100 एनिमेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करने का आप ही के कोर्स के अंदर में, विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है किसके समय में की गई थी, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग कि विलियम बेंटिक जो थे उनके समय में इसका 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 उद्घाटन किया गया था 1935 के अंदर में। और ये पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज था। भाइयों और उन सभी की बहनों, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि भारत का पहला या फिर एशिया का पहला, अगर मान लो कि मेडिकल कॉलेज कौन सा है, अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज याद रखिएगा आप लोग कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये भारत का एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के जो है गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कलकत्ता में इसका उद्घाटन करवाया था। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में एक कानून आया था 1833 का, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 का, जिसके तहत पहले उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, फिर उनका नाम बदल के, मतलब उनकी पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हीं के समय में 1833 में ये पोस्ट का नाम बदला गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले, और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इसी का नाम बदला गया था, तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1833 के कानून के तहत, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों से टीआरई का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, तो आंसर क्या होगा कमेंट के अंदर में कर देंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। केवल 300 बच्चे दूर है हम लोग हमारे 5000 के टारगेट से। हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा अगर आप चाहते हो कि और भी इस तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए होते रहे। और आप लोगों की इसके तुरंत बाद आपकी टेस्ट है, हर बच्चा टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेगा। ओके, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। ठीक है, कौन सी तारीख थी जिस दिन ये अस्थायी सरकार जो है उन्होंने बनाई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। किस तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है बनाई थी? ठीक है, आंसर करिए। चलिए, मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन और आई है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर मैं अगले 2 मिनट के अंदर में आप सभी लोगों के पास में हम अगर एक साथ सभी लोग, ठीक है, मैं भी आप भी हम सब लोग मिलकर एक बार शेयर कर दे और 5,000 हम लोग इसको क्लियर कर दे, तो कल करंट अफेयर्स का मतलब जनवरी फरवरी मार्च करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जितना भी आपका वो सारा का सारा जो बड़ा एक सेशन हमने बना के रखा रहा आप लोगों के लिए, उसको हम लोग कल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार दबा के हर कोई बच्चा, ठीक है, शेयर कर दीजिए। अभी टीम ने मुझे आकर बताया है कि हम लोग अगर ये 5,000 हो जाता है तो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। केवल 250 बच्चे दूर है हम लोग, तो एक एक बच्चा अपना अपना योगदान दे सकता है। स्वतंत्र भारत की जो है वो उन्होंने अस्थायी सरकार कब उन्होंने स्थापित की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित की थी। प्लीज याद रखिए। अच्छा, कहां की थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, कहां पर मैं की थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि कहां पर मैं की थी उन्होंने, ठीक है, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, आरजी हुकूमत आजाद हिंद उसका नाम था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1943 में अक्टूबर 21 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत आजाद हिंद जापान की मदद से सिंगापुर के अंदर में उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। कौन से देश में इस्टेब्लिश किया था? सिंगापुर के अंदर में। सभी लोग लिखिए कमेंट के अंदर में, सिंगापुर के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोग हर साल 21 जो है अक्टूबर को आजाद हिंद गवर्नमेंट के रूप में मनाते हैं, आजाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताओगे आप लोगों को? तैयार हो आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए? एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट। आजाद हिंद बैंक बनाया गया था, पता है कहां पर? में आजाद हिंद बैंक। चलिए, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं, देखते कितने बच्चे इसका आसान आंसर कर सकते हैं। आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 15 सेकंड बचे आप लोगों के पास में, देखिए 15 सेकंड में कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आजाद हिंद बैंक कहां पर में स्थापित की गई थी? तो देखिए, आजाद हिंद गवर्नमेंट की भी उन्होंने कर दी और आजाद हिंद बैंक उन्होंने स्थापित कर दिया था 1944 के अंदर में। कहां पर में? रंगून के अंदर में। ठीक है, अब ये रंगून कहां पर में? आज का जो म्यांमार है ना, वहां पर में। इसको यंगून नाम कर दिया गया है इस शहर का, रंगून से यंगून, तो रंगून बोलते थे उसको। तो रंगून के अंदर में उन्होंने आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर दी थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए। तो एक्स्ट्रा इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब हर कोई बच्चा कर लेगा जल्दी से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष दिया था? दिल्ली चलो का नारा उन्होंने कब दिया था? ये बताएंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। केवल 200 बच्चा दूर है, ठीक है, हर एक बच्चा अगर सेशन को यहाँ पर मैं लाइक एंड शेयर कर दे तो हम लोग हमारे जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी से। आपको एग्जाम वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, और कल जो है हम एक बड़ा सेशन आयोजित कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए, अगर आप सभी लोग यहाँ पर में अपना योगदान देते रहे तो। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा जो है फ्रेंड्स, ये कहां से दिया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सिंगापुर से उन्होंने नारा दिया था, ये याद रखना है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर के अंदर में ही उन्होंने अस्थायी सरकार की भी स्थापना की थी। ओके, ये आप लोगों का पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया था, जहां पर में उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे चाहिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। ठीक है, पोल ना दिया जाए, इसका इसका आंसर कमेंट के अंदर में बच्चे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप हर कोई बच्चा इसका आंसर कमेंट के अंदर में करे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं। मैं नाम देख रहा हूं आप लोगों के, ठीक है, कि कितने बच्चे खुद से पढ़िए और खुद से आंसर करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसके अंदर में। मेन मकसद है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, आंसर करिए कि आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शाहनवाज खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करता रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अभी बताया आपको, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वो नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर में, इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। इस तरह के पॉइंट और इस तरह से क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप में पढ़ाए जाते हैं, आपका जैसे एग्जाम के अंदर में आते हैं। इसी वजह से बच्चे जो है वो एग्जाम सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है टीचिंग परीक्षा दे पाता है, क्योंकि एग्जाम लेवल का आपको पढ़ाया जाता है कि कब ई आंसर लगाना है, कब मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर लगाना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरीके से। ये एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आजाद हिंद फौज की कमान जो है वो 1944 के अंदर में
जो है संभालने के बाद में 1943 में उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद में 1944 के अंदर में दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ये पॉइंट किसने कहा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। ये किसने कहा था? ठीक है, अपने भाषण में ऑल इंडिया रेडियो को संबोधित करते हुए ये किसने जो है ये बात कही थी, आप लोगों को बताना है। तो ये बात जो है कही थी जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो को संबोधित करते हुए। ठीक है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जवाहरलाल नेहरू की हत्या जो है कौन से तारीख को और किसने कर दी थी? आपको आप बता सकते हो कमेंट करके। नाथूराम गोडसे जो थे उन्होंने जो है गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, आजादी के कुछ ही महीनों के अंदर में गांधी जी की हत्या हो गई। ठीक है, उनकी अस्थियों को इलाहाबाद के अंदर में जो संगम है प्रयागराज में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स विसर्जित किया गया था इलाहाबाद में उनकी अस्थियों को। ठीक है, फरवरी 1948 के अंदर में। और जिस दिन 30 जनवरी 1948 को सुबह उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हो गया, हमारे भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आए और उन्होंने घोषणा की कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड, दोस्तों और ठीक है कॉमरेड्स, साथियों, लाइट हैज गॉन आउट आवर लाइव्स। ठीक है, हमारी जिंदगी से प्रकाश चला गया, चारों तरफ डार्कनेस डास्टेड है। हमारे बिलोव्ड लीडर, हमारे प्रिय नेता, फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। ठीक है, राष्ट्रपिता नहीं रहे। सोचिए आप लोग की जिन लोगों को ये खबर पहली बार रेडियो पे मिली होगी उनको कितना शौक लगा होगा उस समय में। ओके, तो तारीख क्या थी गांधी जी की हत्या की? 30 जनवरी 1948। ठीक है, उनकी अस्थियों को कहां पर में विसर्जित किया गया था? इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर में, संगम के अंदर में। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, हु प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट? भारत की जो है भारत को एक करने के अंदर में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत को एक करने में, एकत्रित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली और इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो आंसर्स करते रहे कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। भारतीय संघ को एक साथ ठीक है करने में या यूनिटी लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा हाथ था। इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन मैन, सिल्वर मैन, आयरन मैन, ठीक है, डायमंड मैन, क्या कहा जाता है इनको? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। ठीक है, आयरन मैन कहा जाता है इनको। साथ ही साथ इनका जो है जन्मदिन कब आता है? इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर जो है वो हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, एकता दिवस। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर में एकता स्थापित करने के अंदर में मदद की थी। भारत जो आज दिखता है, ज्यादातर राज्यों को भारत में मिलाने का इनको श्रेय दिया जाता है। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। यूनिफायर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंपॉर्टेंट रोल किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस इंडिया के दौरान भारत को एकत्रित करने के अंदर में। ठीक है, नाउ किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? और मैं इसके आगे में एक लाइन और बता दूं कि मैं उसको लेकर रहूंगा। ये भी उन्होंने ही कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि सफलता 65 आज आप लोगों का कोड है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं ठीक है वो जुड़ जाएंगे। और ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आ चुकी है कि आपका TRE 4 होने वाला है और टीचिंग परीक्षा एकमात्र स्रोत जहां पर मैं आपका सिलेक्शन के साथ साथ में रैंक भी, ताकि आपके पास का जिला आपको मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में पछताए कि काश टीचिंग परीक्षा ज्वाइन कर लिया होता, सिलेक्शन सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज मिल गई होती उसके अंदर में, और गृह जिला मिल गया होता, अपना खुद का जिला मिल गया होता, तो उस घर वालों के साथ में रह पाते। ठीक है, तो आज आपका डिसीजन आपका भविष्य बनाएगा। ओके, तो स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो ये लड़ाई सिलेक्शन के साथ रैंक लाने की भी है और टीचिंग परीक्षा इसके अंदर में पूरी जान लगा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में स्वराज जो है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है और सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत फेमस नारा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, इसका महायुद्ध होगा आपका कल 2 बजे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च का जो मिड है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑप्शंस के साथ में, ऑप्शन इस तरीके से रखेंगे कि हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको मल्टीपल जानकारी मिल जाए, हर एक पॉइंट के अंदर में आपको एक्स्ट्रा तरीके से समझा सकूं। प्लस अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर में आई है जिसका मैं स्टैटिक भी बता सकूं, तो क्या मैंने वहां पर मैं स्टैटिक भी आपको बताना चाहिए?
हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर मान लो कोई जगह का उल्लेख आया और वहां का उसके उस जगह के बारे में कोई ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, स्टैटिक वाला, क्या वो भी बता देना चाहिए मुझे? हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए वो भी इंक्लूड कर दूंगा, उसके क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा, उसके पॉइंट भी इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो कल ये लाइव ओनली क्लास आप लोगों की रहने वाली है। कल सभी बच्चे जो है एग्जैक्ट 2 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। इसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होंगी। ठीक है, नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। जस्ट अ सेकेंड, आपको बताना है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में एक जश्न भारत में भी मनाया गया, दिल्ली दरबार बनाया गया। ठीक है, भारत के अंदर में। तो वो दरबार कहां पर में आयोजित किया गया था? भाई सिंपल सी बात है, वो एक दरबार बनाते थे। ठीक है, और इसी समय में हम लोगों ने क्या किया था? ठीक है, राजधानी भी चेंज कर दी थी हमने, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी चेंज करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, कि हमारी राजधानी जो है वो चेंज हो जाएगी। बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है जो आप लोगों के बार बार जो है एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करूँ, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आप लोगों से छूट जाए। ठीक है, तो देखिए जॉर्ज पंचम जो थे फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, उनको इंग्लैंड में ताज पहनाया गया और दिल्ली दरबार जो है भराया गया था। ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, तो 1911 का जो दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार किसके लिए भराया गया था? तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड, ठीक है, या किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। लॉर्ड हर्डिंग, वैसे लॉर्ड हर्डिंग बोलते लेकिन हर्डिंग द सेकंड थे वो। मतलब लॉर्ड हर्डिंग दूसरे नंबर के हर्डिंग थे, और भी एक पहले आ चुके थे हर्डिंग, इस वजह से हर्डिंग द सेकंड भी आप लोग इनको कहते हो। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, लीक पेपर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है कि आप लोगों को, या पढ़ के सुनाऊं? देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान किसने नींव रखी थी, किसने जो है घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता पहली राजधानी हुआ करती थी, उससे अब दिल्ली हो जाएंगी। तो दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली दरबार के अंदर में। ठीक है, तो कौन था जिसने 1911 के अंदर में ये घोषणा की थी? ठीक है, घोषणा तो कौन आया था भाई? किसको बुलाया था हम लोगों ने? ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम को बुलाया था, तो इन्होंने घोषणा की थी। ओके, तो किंग जॉर्ज पंचम ने, ये आंसर आप लोगों को हो जाएगा। ये लीक पेपर का क्वेश्चन है, ये कभी भी रिपीट हो सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? आप लोगों को मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस कब हुआ था? फास्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का एकदम। और एक बार शेयर मार दो यार जल्दी से, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे। कितने बच्चे जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में जो है, एनर्जी के साथ में, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, पूरी एनर्जी मैंने लगा के रखी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी अपने अपना जो है यहाँ पर में एनर्जी यहाँ पर में लगाते रहे, देते रहे यहाँ पर। ओके, और शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो है 1908 के अंदर में हुआ था। ओके, 1908 में। क्या इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, और उस पर फिर एक क्वेश्चन भी पूछ लूंगा मैं आप लोगों से। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या थी? देखिए, एक मैजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था, ठीक है, D.H. किंग्सफोर्ड। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट थे ये। ठीक है, D.H. किंग्सफोर्ड, इनके ऊपर में हमला किया गया था, बम फेंका गया था। वैसे तो ये बच गए थे, लेकिन ये इनके ऊपर में हमला किसने किया था? 2 लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, ठीक है, अप्रैल 1908 के अंदर में ये हमला किया था। क्योंकि ये जो किंग्सफोर्ड थे ना, ये एंटी इंडियन थे, भारतीयों के खिलाफ ही फैसला देते थे और भारत के अगेंस्ट में रहते थे हमेशा। तो खुदीराम बोस जो है फ्रेंड्स, और जो प्रफुल्ल चाकी है, ठीक है, इनको पकड़ने की कोशिश की गई। प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर ली, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बोले मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो किसने सुसाइड कर लिया था? प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, वो उस समय में पकड़े नहीं गए, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओके, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स के जो खुदीराम बोस है, ये भी अपने आप को सुसाइड करने वाले थे, मारने वाले थे पकड़े जाने से बचने के लिए। बट नंदलाल बनर्जी करके एक अधिकारी था, उन्होंने इसको पकड़ लिया, और बाद में जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस यंगेस्ट इंडियन बन गए थे जिनको फांसी दी गई। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में किसको फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस? जल्दी बताओ आप लोग, किसको फांसी दी गई थी? ये फांसी दी गई थी फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने
आत्महत्या कर ली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, एक बार टीम मुझे कंफर्म कर देंगे। टेस्ट रेडी है बच्चों के लिए, सभी बच्चे टीचिंग परीक्षा के जितने भी बच्चे यहाँ पर में आप लोग देख रहे हैं, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। फ्री कंटेंट में आप लोगों को वहां पर आप लोगों के, ठीक है, आपको टेस्ट जो है वो मिल जाएगी सभी बच्चे। और जो भी बच्चे आज टीचिंग परीक्षा के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, सफलता 65 इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो 9697884444 इस नंबर पे, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, टीम आपकी पूरी हेल्प कर देंगी। ठीक है यार, एप्लीकेशन पर चले जाइए, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग आराम से जो है वो सारी चीजें वहां पर में नोट डाउन कर पाओगे। 9:30 बजे आप लोगों की नॉलेज कैप्सूल की क्लास है, उसमें भी जरूर जुड़ना है आप लोगों ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 के अंदर में। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहां हुआ था? फर्स्ट सेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से मुझे। ठीक है, पहला सेशन लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भारत के वायसराय थे उस समय काल के अंदर में। भारत के अलग अलग वायसराय, गवर्नर जनरल, इनके ऊपर में मैंने पूरा लेक्चर आपको पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है वो प्लीज इसको रिवाइज करिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी से जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पूरा का पूरा मैंने भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल जितने भी है उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे बताए। जैसे कि बंगाल टीनेंसी एक्ट कब आया था, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट कब आया था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, 1885 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। और आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कल आपका जो है वो टेस्ट है। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की जो क्लास है उसको जाके लाइक कर देना सभी लोगों ने, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, ताकि आप लोगों को सारी की सारी, ठीक है, जो जानकारियां है और जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाए। कल एग्जैक्ट 2 बजे सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग जाकर, और नोटिफाई मी का बटन दबा देना है आप लोगों ने, नोटिफाई मी जो है उसका बटन दबा देना है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी जानकारियां जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलो, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन, इसका आंसर जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके दे मुझे। और आप लोगों को कोर्स के अंदर में क्या क्या चीजें मिल जाएगी, इसका आंसर हर कोई बच्चा देगा कमेंट करके। ओके, आपको जो है क्या क्या मिल जाएगा, आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, लाइव क्लास मिलती है साथ ही में रिकॉर्डेड भी रहती है, आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाती है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। एमसीक्यू टेस्ट, हर लेक्चर के बाद एमसीक्यू टेस्ट मिलती है आपको। 50 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपके लिए, एनिमेटेड वीडियोस है, आज खुद हम लोग आज 20 से भी ज्यादा आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियोस डालने वाले। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है, बिहार के एचडी मैप्स आपके लिए अवेलेबल है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। 5000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम लोगों ने डाला हुआ था, और अभी जो है फ्रेंड्स इसकी संख्या बढ़ के 70,000 क्वेश्चन हो चुकी है। ठीक है, अलग अलग जगहों के ऊपर में, खुद इमेज वाले सेक्शन में 12,000 क्वेश्चन आप लोगों के डाल दिए गए हैं। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती है उनकी सारी पीडीएफ और टेस्ट आपको पेड क्लास के अंदर में मिल जाती है। कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है ताकि आप आसान भाषा में समझ सके। मोबाइल लैपटॉप आप दोनों में देख सकते हो क्लास को, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स की रैंक बूस्टर सीरीज जो है ये आप लोगों को मिलने वाली है। ये अपने आप में जो है फ्रेंड ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज जिसमें हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा डिटेल में, चाहे आपका जनरल स्टडीज का हो चाहे आपका मेन पेपर हो 80 नंबर का जो होता है। और ठीक है, तो पूरे 120 नंबर के जो आपके क्वेश्चन पेपर अब तक जितने हुए सभी का पोस्टमार्टम होने वाला है। ठीक है, ताकि आप लोगों को मिल सके। एनसीईआरटी डू यू नोज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इसके अंदर में 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। इन्फोग्राफिक्स है आप लोगों का 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन, इमेज वाली टेस्ट, बीपीएससी तैयारी के जो है रिवीजन कोर्स जो आपका 499 का, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो अभी लॉन्च होगा आपका एग्जाम से पहले। लास्ट के 15 दिन रिवीजन जो कोर्स रहेगा वो फ्री मिलेगा जो भी बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है उनको। एचडी मैप्स आपको मिलते हैं, माइंड मैप्स, प्रीमियम ई बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 65 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है। वन लाइनर सॉल्यूशन बीपीएससी के अवेलेबल है। वन लाइनर मतलब सिर्फ आप पढ़ सकते हो सारे के सारे। ठीक है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है आप लोगों ने, तो आप वन लाइनर में भी पढ़ सकते हो उसको। ये इतना सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो तैयार रहिए आप लोग। जो भी बच्चे जिनको कोई डाउट आ रहा है तो 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आपका 7611101101 इस पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर सिंपल सा तरीका है, ऐप पर जाइए आप लोग, वहां पर मैं आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएंगे और आप खुद से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, वहां कूपन कोड मिल जाएगा आपको सफलता 65, उसका उसको लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 9:30 बजे क्लास है आप लोगों की नॉलेज कैप्सूल की, उसके अंदर में भी जुड़िए। 12 बजे तक आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें चाहिए वो भी बता दीजिएगा।
जो पढ़ना चाहते हो आप लोग, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे। ओके, वन लाइनर जो है वो आपको एक प्रीमियम नंबर दिया गया है कोर्स में, पेड कोर्स के अंदर में प्रीमियम नंबर, ठीक है, सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट के लिए। उसके ऊपर में अलग से आप लोगों को कनेक्ट करने का एक नंबर दिया गया है, तो वो आप लोगों को जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि वो लोग अलग से अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करवा सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।